अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। नाज़रीन, एक और काबीना का रीशफल हो चुका है। कुछ नए वजीर आ चुके हैं, खासतौर पर वजीर खजाना। कुछ जो वज़रा हैं उनको कुछ और मिनिस्ट्रीज दी गई हैं, कुछ और जिम्मेदारियां दी गई हैं। वो म्यूजिकल चेयर्स एक गेम होती है, वो याद आती है जब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो वजारतें जो है तब्दील की जा रही हैं हर चंद महीने के बाद। सवाल बड़ा ये है कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, अगर तो मसला परफॉर्मेंस का है तो ये तीसरी चौथी बार जो है ये वजारतें तब्दील हो रही हैं। अगर यही हल था तो होना तो ये चाहिए था कि 2.5 साल के बाद, 2.25 साल के बाद ये हुकूमत जो है वो जबरदस्त कारकर्दगी पेश कर रही होती, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहां पे इशू ये है कि बार बार ये कहा जाता है कि जो लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, जो कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा। फिर नाज़रीन ये भी कहा जाता है कि देखिए, मामला कुछ यूं है कि क्योंकि कप्तान जो है वो जब चाहे अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर लें, चुनाचे वार्निंग दी जाती है कि कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हमने सुन लिया और बात सुना। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कारकर्दगी है कि क्या है, यानी कभी किसी ने ये डिफाइन नहीं किया कि इस कारकर्दगी का मतलब क्या है। यानी क्या इन वुज़रा को कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स दिए जाते हैं? क्या उन्हें बताया जाता है कि आपने ये काम करना है? और वो जो टारगेट्स दिए जाते हैं उनका जो पीटीआई तब्दीली लेकर आई थी या कहा था कि हम लेके आ रहे हैं, उससे इस कारकर्दगी का क्या ताल्लुक है? यानी वो बातें जो ऑपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करती कि हम ये करेंगे, हम इस तरीके से मुल्क को बेहतर करेंगे, हम इस तरीके से इस्लाहात लाएंगे, हम पुलिस ठीक करेंगे, हम नौकरियां जो है वो लाखों करोड़ों की तादाद में लेके आएंगे, हम जो कानून की हुक्मरानी है उसको जो है वो इंश्योर करेंगे, वगैरह वगैरह। यानी एक लंबी फहरिस्त। चुनाचे अब जो कारकर्दगी की बात होती है, उस कारकर्दगी का उस विजन से क्या ताल्लुक है, और अगर कोई है तो वो हमें बताया क्यों नहीं जाता। यानी 2.5-3 साल के बाद वो कौन से मार्कर हैं जो 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 इन वुज़रा को दिखाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये आपने करना है, और अगर वो नहीं होते तो फिर वो क्यों नहीं हो रहे, प्रॉब्लम क्या है? ये एक सवाल है जो मुस्तकिल पाकिस्तान में 2018 से गर्दिश कर रहा है, और आज तक इसका जवाब हमारे सामने जो है वो अभी तक नहीं आया, यानी कम से कम ठोस तरीके से नहीं आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकर्दगी को डिफाइन क्यों नहीं कर पा रही। इशू क्या है? अब क्योंकि ये एक नया काबीना का रिशफल हुआ है और एक बार फिर जो है वो नए लोगों को सामने लेके आए हैं, और कहा यह जा रहा है कि अब जो है बिल आखिर वाकई में कारकर्दगी हम दिखाएंगे। तो शायद आज ये सवाल पूछना जो है वो जरूरी है कि ये कारकर्दगी आखिर किस चिड़िया का नाम। ये पूछते हैं 3 मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब कमर जमान कायरा साहब मेरे पहले मेहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, खुद क्योंकि एक फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, तो शायद उनको बेहतर पता हो कि ये क्या होती है कारकर्दगी जिसका बार बार हम जिक्र सुन रहे हैं। मेरे दूसरे मेहमान जनाब वलीद इकबाल साहब हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जानना चाहूंगा उनसे कि क्या ये जो एक खुफिया कारकर्दगी है, किसी ने उनकी जमात में उनसे शेयर किया है कि ये है क्या चीज? और मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, और साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के क्योंकि तर्जुमान भी थे, और जब भी कारकर्दगी की बात होती है तो शहबाज शरीफ साहब का नाम आता है, क्योंकि कहा जाता है कि जनाब देखिए उन्होंने परफॉर्म किया, ये 8, 9, 10, 12 एक फहरिस्त है, उनको लोगों को दिखाई जाती है कि ये उन्होंने काम किए। तो कारकर्दगी कोई खुफिया चीज नहीं है, वो एक बाकायदा ठोस चीज भी हो सकती है। तो उस हवाले से शायद मलिक अहमद खान साहब को बेहतर पता हो कि ये कारकर्दगी क्या होती है। गुफ्तगू शुरू करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब, अगर मैं बात आपसे शुरू करूं, मुझे कायरा साहब, मैं वाकई में 2.5-3 साल से मैं भी सर खुजा रहा हूं कि कोई मुझे बता दे कि ये कारकर्दगी के टारगेट्स क्या है। अब ये नया तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर आया है, चौथा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आया है, आप भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, न जाने कितने और मिनिस्टर एनर्जी में आ चुके हैं और कहां कहां आ चुके हैं। कायरा साहब, प्रॉब्लम क्या है? ये क्या मिस क्या हो रहा है? इस सारी ये जो एक बहुत बड़ा जो एक गवर्नेंस का मैट्रिक्स है, इसमें क्या मिस कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बात यह है कि कैबिनेट बार बार रीशफल करना बुनियादी तौर पे
ये कंफ्यूजन की अलामत होता है। अगर तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने इंट्रो में, अगर तो किसी वजीर के अंदर एक कैपेसिटी प्रॉब्लम है तो आपको पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में समझ आ जाएगा कि ये बंदे के अंदर कैपेसिटी क्या है। या तो कोई टेक्निकल वजारत ऐसी हो जिस तरह फाइनेंस की है, जिस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, या कोई और वजारतें हैं चंद। और बाकी ये होता है कि ओवरऑल आपके अंदर मैनेजरियल कैपेसिटी कितनी है, हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है, आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट कितना है, और क्या आप किसी फलसफे, किसी जमात के नजरिए को लेकर चल रहे हैं या आप अपीजमेंट की पॉलिसी के तहत है कि आपने अपोजिशन को बुरा भला खूब कहा तो आपको थपकी मिल गई, आपने हुकूमत पे उठने वाले जो इतराजात हैं उनको अच्छा डिफेंड किया या उनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया किसी को तो उस पर आपको थपकी मिल गई। तो आपके मैट्रिक्स क्या है? अगर तो गेज हो कि अवाम के अंदर इत्मीनान मौजूद है कि नहीं। मसलन फाइनेंस मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा इत्मीनान ये होगा कि आपकी बिजनेस क्लास क्या उससे मुतमईन है, क्या इंडस्ट्री वाले उससे मुतमईन है, क्या अवाम के अंदर उसके रिलीफ आ रहे हैं, क्या टैक्स पेयर्स अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं। तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को समझ सकेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर एक बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर है। वरना तो IMF का एजेंडा अगर मिल जाता है या आपको एक इंटरनेशनल इकोनॉमी के रूल के तहत जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की डिमांड्स हैं वो पूरी करने के लिए एक चार्टर तो कोई भी आपको ब्यूरोक्रेसी दे देगी, आप उसको फॉलो करना चाहें तो फिर जिसको बिठा दें, मेरे जैसे कामनर को बिठा दें, फिर भी काम चलता रहेगा। और ये भी देखा गया है कि माजी में टेक्निकल या बहुत ज्यादा इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स की बजाय कई बिल्कुल सियासत के माहिरीन जो थे, ये जो सियासी कारकुन थे, जब उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री का माजी में चार्ज दिया गया तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। ये भी हुआ है। सो बुनियादी गेज तो वो है। इसी तरह आपकी फर्ज का इंफॉर्मेशन की वजारत है, तो क्या मीडिया इंडस्ट्री अपने वजीर से मुतमईन है? क्या लोगों के अंदर उसकी रिस्पेक्ट है और लोग समझते हैं कि जो बंदा बात कर रहा है इसमें कोई वजन है और उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपनी गलती को गलती माने और अपनी स्ट्रेंथ को या अपनी सही चीज को जो है वो पोर्ट्रे प्रॉपर करे, या हर हाल में उसने गवर्नमेंट को जो है वो डिपेंड करना है। तो ये इसी तरह जो गवर्नमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी वो बताएगी आपको वजीर आजम साहब की अपनी सेंस ऑफ डायरेक्शन। और यहाँ 2.5 साल के बाद अगर वजीर आजम साहब खुद कह रहे हो कि हमें तजर्बे की मार पड़ी है और हम लोग ट्रेन नहीं थे, हम लोग तैयार नहीं थे, हम लोग फला नहीं थे, और अगर इधर का माल उधर और उधर का माल उधर करने से ही काम चलाना है तो ये तो वजारतें तब्दील नहीं होती। अगर तो पनिशमेंट का कानून हो, एक बंदे को उसकी काबिलियत की बुनियाद पे शाबाश दी गई हो और उसको मौका दिया गया हो कि, और पाकिस्तान में कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है, कोई एक वजारत ऐसी नहीं है जो मिसाली हो। हर वजारत के अंदर हालात खराब है और आप वजीर को मौका देते हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसको शाबाश देते हैं कि वेरी वेल डन, आप कीप इट अप। और जब 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल के बाद हमारा परफॉर्मेंस रिव्यू आएगा बाय द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान थ्रू इलेक्शंस, तो उसमें हम बता सकेंगे कि इस वजीर की ये कारकर्दगी रही। आप जरा इस गेज को रख के देख लें, वजीर आजम ने अब तक जितनी तब्दीलियां की हैं इन्हें हमाद अजहर को, और यही वजीर आजम मैं नहीं, बिल्कुल वजीर आजम इमरान खान खुद जब हमारी गवर्नमेंट में या मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में वजारतें तब्दील होती थी तो उस वक्त ये कहा करते थे, ऑब्जेक्शन उठाया करते थे कि देखें जनाब ये क्या, ये रोज वजीर तब्दील होते रहते हैं। तो जब एक वजीर को पता नहीं है मैंने कितने दिन काम करना है तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये आप खुद उससे यू टर्न ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मलिक साहब ये जो कायरा साहब का नुकता है, देखिए इशू उसमें यह है कि जाहिर बात है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको मिनिस्ट्री जब दी जाती है तो कुछ सोच समझ की दी जाती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। यानी जो भी वो फैसला कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, वो ये समझते हैं कि अच्छा मैं ये इनको ये वाली पोर्टफोलियो दे रहा हूं क्योंकि इन साहब में कुछ हद तक ये कुछ अहलियत है उनके ख्याल, कम से कम जो अहम मिनिस्ट्रीज हैं। बाकी तो मलिक साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कुछ तो आपको मजबूरी देनी पड़ती है मिनिस्ट्रियां, लेकिन जो की मिनिस्ट्रीज हैं है, क्या मिनिस्टर को सिर्फ ये कहा जाता है कि जनाब ये आपको हम पोर्टफोलियो दे रहे हैं, अब जाएं और हमें कुछ करके दिखाएं। यानी उनको के ब्लैंक चेक दिया जाता है या उनको बताया जाता है कि देखिए ये टारगेट्स हैं, आपने ये हासिल करने हैं ताकि मजमूई तौर पर ये सब मिलकर हमारी जमात का जो एक विजन है, हमारी जमात का जो एक प्रोग्राम है, जो एजेंडा है, उसमें जाके जुड़े।
यानी ये एक रैंडम ब्लैंक चेक होता है या किसी प्लान के तहत ही मिनिस्ट्रियां दी जाती हैं मलिक साहब? जी शुक्रिया सर। देखिए, इसमें बुनियादी जो मसला मेरे सामने इस वक्त पेश नज़र है वो ये है कि तहरीके इंसाफ बतौर सियासी जमात के बड़ी शद्दोमद के साथ ये दावा करती रही कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके साथ हम इकोनॉमी को बिल्कुल टर्न अराउंड कर देंगे और उसमें कोई डेट नहीं होगा, कोई फॉरेन असिस्टेंस नहीं होगी और उसमें हमारा एक बड़ा ग्रोथ इंजन होगा, हम बड़ी एम्प्लॉयमेंट देंगे और उसके साथ उनकी हाउसिंग के सेक्टर की बात थी और बातें थी। एक 100 डे प्लान आपको याद होगा जो उन्होंने अपना इनिशियली वो दिया था, उस पर बड़ी बहस भी हुई थी, वो सारा इकोनॉमी के गिर्द ही घूमता था। लेकिन साबित ये हुआ 2.5 साल के बाद ये पता चला कि तहरीके इंसाफ ने जो एक अपना तजर्बा किया, यानी एक जो भी कायरा साहब कह रहे थे, एक उनका अपना पॉलिटिकल अपनी पार्टी के केडर्स में से एक उन्होंने असद उमर साहब को किया, उन्होंने IMF के साथ बात करने में ताकीद की, 8-9 माह किए, जितने हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं सब ने उसके ऊपर तनकीद की, चाहे किसी का कोई भी नुक्ता नजर था, चाहे वो स्टेबिलिटी के हामी थे या ग्रोथ के हामी थे, लेकिन सबका ख्याल ये था कि IMF के पास जाने में था। तो फिर नतीजा ये निकला कि उसके बाद IMF के पास जाते वक्त तहरीके इंसाफ के किसी अपने फर्द मलिक साहब ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि इनसे ये नहीं हुआ। मैं आपसे राय ये जानना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता नहीं था कि उन्होंने क्या करना है और वो वैसे खाली दावे कर रहे थे, या मालूम था, कुछ जहन में कुछ आइडियाज थे, लेकिन जब करने की बारी आई तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही? यानी 2.5 साल के बाद क्या हम ये कुछ नुस्खा हमें समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या हुआ? नहीं सर, दोनों बातें जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, वो पहले तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि तहरीके इंसाफ के पास ना प्रोग्राम था और ना एबिलिटी थी। अच्छा, दूसरा पहलू यह है कि क्योंकि IMF की डिक्टेट है, एब्सोल्यूट डिक्टेट है, कोई आगे से पिछली पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहे PMLN की थी या पीपल्स पार्टी की थी, सब ने जो डायरेक्ट बोझ अवाम की ट्रांसफर होता है उसके आगे उसका बोझ गवर्नमेंट्स ने खुद, इसके अंदर पॉलिटिकली अपने साथ उन्होंने कुछ जो लोगों को रिलीफ देने की बात थी, गैस बिजली के बिल्स, उनको उन्होंने उस रिफॉर्म की बात में नहीं शामिल होने दिया। डाउन साइजिंग की बात पे पीपल्स पार्टी ने बड़ी पोजीशन ली रखी। ये सारी बातें आपके सामने हैं जो तारीख का हिस्सा है, उस पर हम ज्यादा बहस नहीं करते, लेकिन IMF के पैकेजेस को निगोशिएट करते वक्त पब्लिक के ऊपर तकलीफ का एहसास लाजमी करना पड़ता है। लेकिन यह मामला ये मुख्तलिफ था क्योंकि इनकी एक तो ये थी कि हमारी टैक्स ड्राइव बड़ी इफेक्टिव होगी, बहुत बड़ी रेवेन्यू कलेक्शन होगी, उस पर फेलियर हुआ। रजा साहब जो उनके साथ काम करते रहे, अपने ओहदे से जाने के बाद उन्होंने जिन बातों की निशानदेही की हुकूमत का, तो उसके नजदीक कोई ताल्लुक था कि वो PTI का नीदर शबर हैड एनी कनेक्शन विद बिफोर दैट। तो ये तो एस्टैब्लिश हुआ कि कोई ताल्लुक, लेकिन इसको हाँ समझ अब जो ठीक है, मैं जरा अब वली साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं डिस्कशन में। वली साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं, आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए वली साहब, आप बातें सुन रहे थे, मैं जो समझना चाह रहा हूं, मैं फिर से थोड़ा सा उसको रिफ्रेम करता हूं। देखिए, इंडिविजुअली अगर हम किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, मैंने भी शहबाज शरीफ साहब का एग्जांपल दिया, वली साहब, मैं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी चला जाऊं मिसाल के तौर पर, तो उसमें ये एक आम तासुर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने गवर्नेंस के हवाले से कोई बहुत बड़े यानी कि कारनामे नहीं किए थे, वहां पे उनका भी हालात बहुत बुरे थे। लेकिन वली साहब, इंडिविजुअल्स हमें तब भी मिलते हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मतलब मुझे कहीं कहने में कोई यानी मुझे कहने दीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब वाज वन ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स वी हैड। यानी मैं उसमें पीपल्स पार्टी को क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं कायरा साहब को एज एन इंडिविजुअल दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपना काम उस हद तक अच्छा किया कि बड़ी इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया एक मुश्किल सिचुएशन को। लेकिन इशू इंडिविजुअल्स का नहीं साहब, इशू आपके लिए एक जमात के बड़े प्रोग्राम का था। वो प्रोग्राम जिसकी बुनियाद पे आपको लोगों ने वोट दिया था कि यार ये जमात आ रही है, ये तो मुल्क को बिल्कुल जो है एक इनकलाबी तब्दीली लेके आएगी। सो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस से बढ़कर एक कलेक्टिव चेंज की बात हो रही है। आज 3.25 साल बाद वली साहब, जब सवाल उठता है गवर्नेंस पे, तो सिर्फ इंडिविजुअल्स पे नहीं उठता,
वो एक मजमूई तौर पर सवाल उठता है कि आपकी जमात का मजमूई तौर पर कोई प्रॉब्लम है, वो निशानदेही हो कर पाए आप लोग कि क्या प्रॉब्लम है वो। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरा अपना जो बात करने का वक्त आया है वो अब आया है, ताकि आपने अपनी तमहीद भी और दूसरे मेहमानों ने भी जो बातें की अच्छी बातें हैं, अच्छे सवाल उठाए हैं, और मेरे पास बड़ा रोज़े रोशन की तरह वाज़े उसका जवाब जो है वो मौजूद है। उससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया म्यूज़िकल चेयर्स का, रीशफल का, ऐसे जैसे कि हर रोज़ कोई इस तरह की चीज़ होती रही, ये सिर्फ अभी तीसरी मरतबा है। और ये इस तरह नहीं जिस तरह के मैंने कहा ना हर रोज़ या हर दूसरे महीने को ऐसी बात हो। अगस्त 2018 में हुकूमत संभाली हमने, पहला रीशफल अप्रैल 2019 में आया था, दूसरा अप्रैल 2020 में था, और अब हम अप्रैल 2021 में हैं। सो ये 3 रीशफल्स हैं, कोई ऐसी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रीशफल्स जैसी चीज़ें जो हैं सिर्फ इस एक साल में, जब से ये साल शुरू हुआ है, जापान में आप देखें उन्होंने अपने कैबिनेट को रीशफल किया है, ऑस्ट्रेलिया में अभी कैबिनेट रीशफल हुआ है, कनाडा के अंदर कैबिनेट रीशफल हुआ है। तो ये कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। अब मैं आपके मखसूस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। एक बड़ी वाज़ेह सी पॉइंट है, जो कि एक ही पॉइंट है जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो मिस हुई है इस वक्त। सबसे अहम चीज़ जो है, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी महसूस करते हैं, गवर्नमेंट भी महसूस करती है, कि उसको मज़ीद अभी जो एक चैलेंज जो सबसे बड़ा है जिसको टैकल करना है, और जहाँ पे अभी तक वो कारकर्दगी नहीं रही जो होनी चाहिए थी, वो है इन्फ्लेशन और रोज़मर्रा अशिया की कीमतें। बाकी अगर आप देख लें अदर साइड ऑफ द इकॉनमी, तो मैं अभी आपको गिनवा दूंगा कि किस तरह से मईशत को किस हालत में हासिल किया गया, हमारे इनहेरिट की हमने, और फिर किस तरह उसको अपने पाँव पर खड़ा कर कर जो अब हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। और अल्लाह का फजलो करम है कि उस कंसोलिडेशन पर ये अब लिमिटेड ओवर। सिर्फ मुझे ये कहने दीजिए कि जो आपके नए वजीर दाखिला, वजीर खजाना आए हैं शौकत तरीन साहब, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पिछले 2.5 साल में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकोनॉमी के हवाले से किया वो गलत था। उन्होंने खुद नफी की है जो आप दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब मैं आया हूं तो मैं इसको ठीक करूंगा। कोई बात नहीं जी, नहीं जी, मुझे उम्मीद है वो भी देख रहे होंगे। मैं भी उनको भी अर्ज कर देता हूं कि अदर साइड ऑफ द इकोनॉमी क्या है। मेरे नज़दीक उनकी सबसे बड़ी चैलेंज रोज़मर्रा की इन्फ्लेशन है। मेरे नज़दीक उसी वजह से जो, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलावा इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन की मिनिस्ट्री का भी उसमें कुछ सिलसिला होता है, ये रोज़मर्रा की अशिया का, शुगर का, इसका उसका, एडिबल ऑयल का, फ्लावर, व्हीट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो उसकी वजह से ये इकोनॉमिक टीम जो है इसकी, और जब हफीज़ शेख साहब को भी बरतरफ किया गया तो सबसे अहम बात जो थी वो यही की गई थी कि इन्फ्लेशन है। मैं आपको भी, और अगर तरीन साहब उससे इख्तलाफ करते हैं तो उनको भी बड़े अदब एहतराम के साथ बता देना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ने अभी 3% ग्रोथ को फोरकास्ट किया है पैंडेमिक के इस टाइम के अंदर। हमारे बैंक डिपॉजिट्स जो हैं उनमें 18% इजाफा हुआ है। हमारी रेमिटेंसेस जो हैं हर महीने इस साल के 2 अरब डॉलर्स की आती रही हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं 35% से इंक्रीज की हैं। एडवांसेस 4% से इंक्रीज की हैं। हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सबसे बेहतर परफॉर्मिंग है इस वक्त रीजन के अंदर। हमारी करेंसी जो है वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। हमारी कार प्रोडक्शन 31% से इंक्रीज की है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 8% से इंक्रीज की है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 9% से इंक्रीज की हैं। फूड बेवरेज टबैको 16% से इंक्रीज किया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 8%, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स 12%, केमिकल्स 11%। इतनी लंबी फहरिस्त है, अभी आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। The other side of the economy is doing very well. The challenge and the only explanation of this change is inflation और उसको टैकल। और सबसे कोई ब्रेक नाज़रीन, बाद वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू को आगे चलाएंगे और थोड़ा सा मजीद समझेंगे कि प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है। क्योंकि देखिए जब तक ये निशानदेही नहीं कर पाएंगे, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद ये निशानदेही नहीं कर पाएगी कि प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम लोगों में है, क्या प्रॉब्लम समझने में है, क्या प्रॉब्लम एजेंडा में है, प्रॉब्लम है कि जब तक उसकी निशानदेही नहीं करेंगे तो इसी तरीके से मामला जो है वो आगे चलते रहेंगे या नहीं चलते रहेंगे, और टाइम जो है वो खत्म होता जा रहा है बड़ी तेजी से। देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। हो रही थी कि ये
जो है कारकर्दगी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों नहीं हो रही? वलीद इकबाल साहब जाहिर बात है ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि उन्होंने कारकर्दगी बड़ी अच्छी की। इकोनॉमी की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कुछ स्टेट बैंक के फिगर्स दिए, कुछ दीगर आदाद शुमार उन्होंने हमारे सामने शेयर किए, लेकिन सवाल तो यही है कि अगर वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी इतनी बेहतर होती तो फिर चौथा वजीर खजाना जो है वो क्यों लाया जाता? कारा साहब, इशू वही है, देखिए घूम फिर के चले टेक्निकल मिनिस्ट्री है, आपने भी पहले जिक्र किया कि कुछ टेक्निकल मिनिस्ट्रीज होती हैं जहां पे आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ जाती है, और शौकत तरीन साहब आपकी गवर्नमेंट के भी वजीर खजाना रह चुके हैं, और ये भी कहा जाता है कि फाइनेंस में शायद आपको जरूरत भी इस तरह के लोगों की होती है जिनको टेक्निकल इंफॉर्मेशन। लेकिन मैं तो फाइनेंस से थोड़ा सा बाहर जाके मजबूरी तौर पर कायरा साहब बात कर रहा हूं, क्या चीज मिस कर रहे हैं ये लोग? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कौन सी चीज है जिसकी बुनियाद पे ये वो काम नहीं कर पा रहे जो ये करने आए थे, जिन्होंने जो दावा किया था कि हम ये करने आ रहे हैं, जो बड़ी इन्होंने बात की थी, वो क्या कोई नब्ज ऐसी है जिस पे हाथ रखें तो हमें समझ आ जाए? खान साहब बड़ी तब्दीलियों के नारे लेके चले थे, और पहला वजीर खजाना इनका अपना, जिनको हटा के इन्होंने तब्दील करना पड़ा और उनके फेलियर का ऐलान हुआ, तो दूसरा वजीर खजाना वो लेके आए थे जिनको पीपल्स पार्टी ने आजमाने के बाद फारग किया था, और तीसरा वजीर खजाना भी वही लेके आए हैं जो हमाद साहब थे, वो तो चंद दिनों के लिए बने। तीसरा वजीर खजाना भी बुनियादी तौर पे उसी को शख्स को लेके आए हैं, शौकत तरीन साहब को, जो हमारे दौर में भी वजीर खजाना रहे। मैं दुआगो हूँ कि शौकत तरीन एक तगड़े ज़हन के आदमी है और बुलंद, मतलब दबंग आदमी है, अल्लाह करे वो कामयाब हो, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत इस मामले की है। लेकिन ये चीज तरह गौर कीजिए कि हमारे पास, हुकूमतों के पास करने के कितने स्पेस होती, काम करने की स्पेस कितनी होती है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमी का हम छोटा सारा हिस्सा होते हैं और हमारे ऊपर बहुत सारे दबाव है। ये किसी एक गवर्नमेंट का इशू नहीं होता, कई दफा गवर्नमेंटें अपने साइज से बड़े दावे कर लेती है, जिस तरह खान साहब ने किए। उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को ब्लेम करते, जो दो किसी ने कान में आके पीछे तकरीर करते हुए कहा, उन्होंने कह दिया मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अल्टीमेटली कोई बैठ के होमवर्क तो था नहीं जिसको वो सही तरीके से एनालिसिस करने के बाद करते कि हाँ ये हो पाएगा कि नहीं। मसलन आप अपनी ग्रोथ 10%, इस साल की जो फोरकास्टेड ग्रोथ थी, जो पेंडेमिक के दौरान थी, पेंडेमिक के पहले नहीं थी, इस साल की जो फोरकास्टेड ग्रोथ है वो 10% है, और इस वक्त तक 2% के प्लस माइनस है कहीं, और अगले 3.5 महीने, 3 महीने या 3.25 महीने बाकी है, उसमें अगर आप 30% के करीब भी ग्रोथ करें तो 10% आप तब भी नहीं कर सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है। रैशनल टारगेट्स नहीं थे। जो अभी वलीद साहब फरमा रहे थे कि हमारी रेमिटेंसेस बहुत अच्छी हुई हैं, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी श्रिंक हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमी सारी में बहरान है, तो पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि बाहर से रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आना शुरू हुई? तो उसको जरा गौर कीजिए, हुआ क्या। नंबर 1, गल्फ में ये हुआ कि लोग ले ऑफ हुए, लोगों के बिजनेसेस बंद हुए, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, कतर में, कुवैत में। तो वो लोग वापस आए, उनकी जॉब्स का जो उनको पेंशन या ग्रेजुएटीज थी वो दी गई, ये जो कारोबार थे वो वापस जब समेट लिए गए, बंद हो गए, तो वो वापस आए लोग। अभी वहां कारोबार खुले नहीं है, तो वो पैसा आया है जो एक दफा आना था वो हर साल नहीं आएगा। यूरोप और अमेरिका में वहां पे क्योंकि हुकूमतें बड़ी अमीर थी, उन्होंने अपने लोगों को, जिसमें पाकिस्तानी एक्सपेक्टेट्स भी है, उन सबको, सारे लोगों को दिया। उनको एक तो उन्होंने पैसे दिए हर महीने सपोर्ट प्रोग्राम के तौर पे, और दूसरा उन्होंने बिजनेस सपोर्ट की। नंबर 1 उन्होंने एक टाइम उनको, सियासत में हूं मैं उस पे आने लगा हूं, मैं उसी पे आने लगा हूं। मेरा नुक्ता ये था कि अगर ये मैं बिल्कुल उसी पे आने लगा हूं, जस्ट वन लाइन। तो वो जो था ना इकोनॉमी का, जो आपको रेमिटेंसेस का एक नजर आया, वो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो पैसा उनके पास वन टाइम आया, जो सपोर्ट मिली, और उन्होंने पैसा शिफ्ट किया है। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा अमर है, मैं उसको खुशामदीद कहूंगा, लेकिन इसकी वजह वहां पे होने वाले पाकिस्तानियों की जिंदगी में तब्दीली और वहां की इकोनॉमी की बेहतरी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे सस्टेनेबल आपको रेमिटेंसेस आए। मेरी गुजारिश ये है, इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये हुआ, वलीद साहब का बड़ा एहतराम है मुझे, लेकिन जरा लोगों से पूछिए, या तो आपकी इकोनॉमी, वर्ल्ड जो इकोनॉमी के माहिर हैं वो आपको बताएं कि बहुत अच्छी है, वो आपको अच्छी खबर नहीं दे रहे, या आपका स्टेट बैंक का है बहुत अच्छी है, वो आपको अच्छी खबर नहीं दे रहा, या अवाम आपको अच्छी खबर दे और वो कह रहे हैं कि सुनो तो सही, जहां में है तेरा फसाना क्या,
कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। हजूर आपने दावे इतने बड़े किए और हमारे जैसी इकोनॉमीज के अंदर स्पेस बड़ी थोड़ी होती है, उस स्पेस के अंदर आपने लोगों को रिलीफ देने होते हैं। और अगर आप टोटल, और ये मैं नहीं कह रहा ना, वजीर आजम साहब खुद 2.5 साल के बाद एडमिट कर रहे हैं कि हम फेल हो गए, हमारा तजर्बा नहीं था, होमवर्क नहीं। ये वजीर आजम ने कहा, मैंने नहीं कहा। वलीद इकबाल साहब, मेरा नुकता ये है कि अगर वजीर खजाना है शौकत तरीन, अगर लोगों ने 2018 में शौकत तरीन को वापस वजीर खजाना लाना था तो वो कायरा साहब की जमात को वोट देते। उन्होंने जब आपको वोट दिया था तो उन्होंने शौकत तरीन साहब के लिए नहीं दिया था, या हफीज शेख साहब के लिए नहीं दिया था, या डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा के लिए नहीं दिया था। आप उनको सेनेटर बनाने चले थे, अगर वो सेनेटर बन जाते तो आपके वजीर खजाना वो होते, फिर क्या होता। मैं यही तो मेरा नुक्ता है वली साहब कि जब 2018 में इमरान खान साहब को लोगों ने वोट दिया था तो उन्होंने वोट दिया था तब्दीली को, नए लोगों को, नई अप्रोच को, नई सोच को, नई हिकमत अमली को। ये वोट नहीं दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को लाए और उनसे बेहतरी करवाएं। यही तो कंफ्यूजन हो रहा है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर आपने वही लोग लाने थे जिन्होंने कायरा साहब की गवर्नमेंट चलाई थी तो फिर कायरा साहब की पार्टी को ही वोट देते, फिर पीटीआई को क्यों वोट देने की क्या जरूरत थी। देखिए जी, मेरी जो इसके बारे में राय है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है उससे जो आप फरमा रहे हैं। और एक मैं कायरा साहब की बात की तायीद करूँगा कि आप 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स गिन रहे हैं, ये तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर ही हैं। हमाद अजहर साहब के पास तो चंद दिनों के लिए इजाफी चार्ज था जिससे वाज़ेह था कि वो आर्जी का सा एक सिलसिला है। मेरे नज़दीक वोटर्स ने जिनको वोट दिया है वो इमरान खान हैं और इमरान खान की सोच है और उनकी अप्रोच है। और मैं फिर वही दोहराऊँगा, अब मैंने तो 13-14 बातें की थी कि अदर साइड ऑफ द इकॉनमी, और ये अल्फाज बाय द वे कायरा साहब के साबिक मरहूम कॉलीग सलमान तासीर साहब के अखबार ने ये अपने एक एडिटोरियल में 3 दिन पहले लिखा हुआ था, यही बात करते हुए कि सिवाय इन्फ्लेशन के, एसेंशियल आइटम्स के, बाकी सारी इकॉनमी को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया गया है। और ये क्रेडिट जाता है टू यस, शुरू में असद उमर साहब थे और हफीज़ शेख साहब ने जो गुजारा है उस दौरान ये अरसा जिसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, ये सारी और तिनका उठा के जो है इसको खड़ा किया है। और मेरे नज़दीक इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके लिए सबसे बड़ा और वाहिद चैलेंज ये है, वो फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए हो, वो मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए हो, कॉम्बिनेशन के ज़रिए हो, वो एसेंशियल आइटम्स के प्राइस को कंट्रोल करना है और उसको इन्फ्लेशन को विद इन उसके हवाले से आवाम को रिलीफ दिलवाना है। और मेरे नज़दीक आवाम को उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। वो जैद करे या बकर करे या शौकत तरीन करे या कोई पीपीपी का हो या कोई जेयूआई का हो या कोई पीटीआई का अपना हो, पुराना कहीं से दूसरी पार्टी से ना आया हो। दैट इज़ द ओनली थिंग लेफ्ट। बाकी उसके अलावा मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने बिल्कुल दुरुस्त डिलीवर किया है अपने बहुत बड़े वादे पर, जो कि सबसे बेहतरीन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट है का वादा था, जिसमें आपका एक यूनिडायमेंशनल प्रोग्राम से मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम बनाया है। ये शौकत तरीन साहब का प्रोग्राम है। मेरे नजदीक विजन सबसे अहम चीज वही होगी, सबसे अहम चीज यही होगी। बाकी तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जेयूआई के वही लेफ्ट ओवर्स हैं सारे। ये यानी देखे ना वली साहब, वो खिचड़ी मच गई ना कि ये पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली है, ये फॉरेन पॉलिसी भी हमारे बंदों के हाथ में है। दाखला जो है वो मुस्लिम लीग वालों के पास है, जो रेलवे है वो जेयूआई साहब के पास है। फवाद चौधरी साहब भी हमारे बंदे थे, वो भी कल हमारे साथ हुआ करते थे। इसी तरह आप जब वजारतें देखना शुरू करेंगे तो सारी वजारतें तो इन्हीं लोगों के पास थी जिनको कल आप बुरा बुरा कहते थे। अब आपके पास उनके लिए अपने हैं कितने, 3, 4, 5 लोग हैं और वो भी गैर अहम जगहों पे बैठे हुए हैं। हम फेल हो गए। एक्चुअली बात यही नुकता है जहां पे मैं आना चाह रहा था कि अगर हर तरफ से लोगों को जमा करके और उनसे वो काम करवाने जो पहले करते रहे थे, तो फिर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रोग्राम था, इनकलाबी प्रोग्राम था, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने उसको वोट दिए थे, उसका क्या हुआ? यही वो कंफ्यूजन है जो आज बार बार जो हमारे सामने आ रहा है। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है। वापस आते हैं तो मलिक अहमद खान साहब से ही पूछते हैं कि ये खिचड़ी जब मचती है तो इससे मजमूई तौर पर हमें मैसेज क्या जा रहा है, लोगों को मैसेज क्या जा रहा है, पाकिस्तानी वोटर को मैसेज क्या जा रहा है, ये बात करते हैं जरा ब्रेक की। मलिक अहमद खान साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे,
सवाल पैदा ये होता है कि ये कारकर्दगी के ऊपर अब इतना प्रेशर आ गया है कि कल को अगर आपकी गवर्नमेंट आती है या पीपल्स पार्टी की आती है तो उन्हें यही बैरोमीटर को सामने रखकर और अपनी परफॉर्मेंस के जो माइलस्टोन्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उन्हें सेट करना पड़ेगा। क्या सबक सीखे हमने और क्या सबक आपने सीखे हैं, ये जो जिस तरीके से ये टर्म गुजरी है, कि उससे अब क्या करने की जरूरत है, कौन सी गलतियां हुई हैं और कहां पे आपको शायद वाकई में तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट से कुछ सीखने को भी मिला हो। अच्छा सफा, देखिए पहला तो एक जो मैं पर्सनली मैंने जिस पे मुझे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है और जो स्टेट ऑफ डिनाइल है गवर्नमेंट का, ये दो चीजें बड़ा नुकसान करने का इसका खदशा है बड़े नुकसान का। या तो हुकूमत को रियलाइजेशन हो और दुरुस्त सिमत में वो बात भी कर रही हो तो अंदाजा होता है कि आगे नियर फ्यूचर में या कोई अपनी 5 साल की टर्म पूरी करते वक्त तक ये कुछ बुनियादी चीजों को दुरुस्त कर दें। मसला ये हुआ कि पहले 2.5 साल ये या ग्रोथ हो सकती है या स्टेबिलिटी हो सकती है, इन दो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अलावा तीसरी का तो हमें आज तक नहीं पता कि किसी पे बात हुई हो। तो पहले में जब ग्रोथ ले रहे थे उसमें रिफॉर्म के दौरान इतनी ज्यादा अवामी तकलीफ में इजाफा कर दिया, ये एहसास किए बगैर कि गवर्नमेंट्स खुद बोझ उठाती हैं साथ। और ये भी बड़ी मिसकंसीव्ड थी सारी पूरी जितनी इनकी फिलॉसफी थी कि देखें जी उस वक्त के गवर्नमेंट्स ने पॉलिटिकल अपनी पोजीशंस को मजबूत रखने के लिए ये रिफॉर्म्स नहीं की, सच है इसके जैसे नर्ख हैं, बिजली के नर्ख हैं, तो इनका ख्याल ये था कि वो आउटराइटली उनका बोझ जो है वो पब्लिक पे जाना चाहिए। पेट्रोलियम के टैक्सेस की बात थी तो उनका बोझ भी आउटराइटली पब्लिक पे जाना चाहिए। ये सारी ये इनएक्सपीरियंस वजह थी इसकी, ना तजुर्बाकारी थी, और वो बात दुरुस्त है। मतलब प्राइम मिनिस्टर खान पहली बार कोशिश में आ रहे थे तो मुमकिन है कि उन्हें उस तरीके से अंदाजा नहीं था। देखिए इसमें अभी एक तो अंदाजा नहीं था और दूसरा जो बड़ा मसला है वो फॉल्स पब्लिक प्लेजेस का है। यानी मेरा भी दिल करता है, मैं जब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी अपने हल्का नियामत में किसी जगह वोट लेने के लिए जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं वहाँ पे सड़क नहीं है तो मैं बड़ा आउटराइटली ऐलान कर दूं या सड़क बना दूंगा, कॉलेज नहीं है कॉलेज बना दूंगा। लेकिन होता ये है कि जब मैं दोबारा उस जगह पहुँचता हूँ और मेरे वो वादे पूरे नहीं हुए होते और मैं जब अपने फंड्स की किल्लत की बात करता हूँ तो लोग मेरी बात सुनते नहीं है। ये इस हुकूमत का जो बड़ा मसला होगा यही होगा कि इन्होंने जो फॉल्स पब्लिक प्लेजेस, टाइम खत्म हो रहा है, मैं कुछ जरा बाकी दोनों मेहमानों से मलिक साहब क्विकली ले लूं फाइनल वर्ड। वलीद इकबाल साहब, अब 2-2.5 साल के बाद जाहिर बात है सीखा है, आप गलतियां हुई हैं, प्रॉब्लम्स हुए हैं, आपने सीखा, नए लोग आए हैं, अब क्या टारगेट है वो, यानी कि अब बहुत हद तक आपको लगता है कि क्लैरिटी आ गई और बेसिक मिनिमम टारगेट अब क्या है अगले 1-1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, ये जो नई आई है स्पेसिफिकली मुझे जरा 2-3 चीजों का मेंशन कीजिएगा, फिर मैं फाइनल वर्ड कारा साहब से दूंगा। बिल्कुल जी, मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा था कि जी पॉवर्टी एलिविएशन जिसमें एक यूनी डायमेंशनल प्रोग्राम को मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम बनाया और रोल आउट किया है, ये आखिर तक रहेगा इंशाल्लाह और देखेंगे आप उसके रिजल्ट्स। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस और फिर जो मैंने आपको सारा मैक्रो इकोनॉमिक डेटा बताया है, इकोनॉमी को बिल्कुल उसके पांव पे खड़ा कर दिया और सॉलिड फुटिंग पर डाल दिया है। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, मैं बार बार आखिरी दफ़ा कहूँगा, इस इकोनॉमिक टीम का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग मिला करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ले आए, रोजमर्रा उसकी सेल थ्रू। ठीक है, फाइनल वर्ड। मलिक साहब ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि स्टेट ऑफ डिनाइल, पहले आप मान तो लें कि गलती है या कोताही है या खामी है या इसको दूर करना है। वो शेर है ना कि वाह नाकामी बताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास से ज़ियां जाता रहा। जब ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ज़ियां हुआ है तो फिर उसको ठीक कैसे कर पाएंगे? मसला ये मलिक साहब ये है, फाद साहब ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गवर्नेंस बहुत मुश्किल हो गई है। एक तरफ हमारे इदारे अपनी स्पेस छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक आप अपने आइन पे, बुनियादी डॉक्यूमेंट पे अमल करना शुरू नहीं करते, ये मुमकिन नहीं है कि आप इदारा जाती परफॉर्मेंस को ठीक कर पाए। आप बिट्स एंड पीसेस में चीजों को ठीक नहीं कर पाते। प्रिंसिपल को ठीक करेंगे, दूसरा आप अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं, आप ट्रांसपोर्टर्स को, सारी गवर्नमेंटों का आलम यह है। एक हम मुलायत से डरे हुए हैं, जब भी कोई ऐसा मौका आता है कोई हुकूमत उनको हाथ डालने को तैयार नहीं है और उस पर कॉम्प्रोमाइज करते चले जा रहे हैं।
इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स को ठीक करना चाहे वो नहीं काबू आते, वो कला के साथ बात करे वो हाथ नहीं लगाने देते, और किसी सेक्टर को आप मीडिया वाले हाथ नहीं लगाने देते सियासी। तो ये जो सूरत हाल बन गई है। बहुत शुक्रिया खैर साहब, टाइम खत्म हो गई, आपने डिस्कशन छोड़ी। मेरा ख्याल है गवर्नेंस मुश्किल हो गई, जैसा खैर साहब कह रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो लोगों की तवक्कुआत ही बढ़ गई है, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है इस गवर्नमेंट के लिए और आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।